नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। दुनिया में युद्ध चल रहा है और ईरान, अमेरिका, यूँ कहें इज़राइल को लेकर के जो मसला उठा खड़ा हुआ था, उसको लेकर के अमेरिका अब ठना हुआ है ईरान के साथ। ईरान भी पीछे नहीं हट रहे हैं और एक के बाद एक जवाब दे रहे हैं अमेरिका को लगातार। आप लोग को लगता होगा कि ये युद्ध ईरान और अमेरिका के बीच है या यूँ कहें इज़राइल और ईरान के बीच का टक्कर है। लेकिन इसका इतिहास 1917 ईस्वी के बोल्शेविक क्रांति के बाद ही जुड़ा हुआ है। जब अगर हम बात करते हैं बोल्शेविक क्रांति की, तो बोल्शेविक क्रांति दुनिया में एक ऐसी क्रांति हुई थी, जिसने वास्तव में गरीबों को जीने का अधिकार दिया था और समानता के तहत चीज़ों को डिस्टिंग्विश किया था। समाजवाद इसके बाद बढ़ता गया और लगातार इसके खिलाफ पूंजीवादी देश जो थे अमेरिका वगैरह, उन लोगों के बीच टक्कर चलता रहा। 1945 के बाद जब द्वितीय वर्ल्ड वार समाप्त होता है, उसके बाद से दुनिया में कोल्ड वार भी शुरू हो जाता है, जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हो रहा था। अक्टूबर क्रांति का ही उत्पाद थे सोवियत संघ, और जब सोवियत संघ 1991 में टूट जाता है, तो उसका बड़ा हिस्सा जो कि रूस था, उसके साथ में अमेरिका का टक्कर चलता रहता है। रीजन यही था। 17 अक्टूबर 17 के बाद जो क्रांति हुई थी, 1917 के अक्टूबर क्रांति, तो इसके लेकर के जो है पूरा दुनिया में जो उबाल छाया हुआ था गरीबों में, उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के बीच या फिर मेहनतकश तबकों के बीच, उस कारण जो है लगातार एक युद्ध चलता रहा। पहले तो 17 के बाद से ही सोवियत संघ को खत्म करने के लिए भारी युद्ध हुआ था। फिर द्वितीय वर्ल्ड वार हुआ, जिसमें भी सोवियत संघ को खत्म करने की कोशिश हुई थी। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज इसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, वो है 1945 ईस्वी में जब जर्मनी लगभग हार चुका था युद्ध को। उस दौर में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने 3 स्लोगन लगाए थे या 3 कार्यनीति अपनाने की कोशिश किए थे सोवियत संघ को खत्म करने के लिए। पहला था सोवियत संघ में घुस करके सोवियत संघ को खत्म करना, जो कि इम्पॉसिबल था, क्योंकि जर्मनी भी यही करने गया था, हिटलर मारा गया। दूसरा था सोवियत संघ के जो फौज थी जर्मनी में, यूरोप में, उसको पकड़ करके सोवियत संघ को ब्लैकमेल करना या उसको डिस्ट्रॉय करना, ये प्लान बनाया चर्चिल ने। वो भी सक्सेस नहीं हुआ। इसके बाद तीसरा प्लान बनाया एक भय पैदा करने के लिए यूरोप में या अन्य पूंजीवादी कंट्री में, कि अगर सोवियत संघ हम पर हमला कर देता है तब क्या होगा। ये बिल्कुल ही फर्जी बात थी। इस बात को सोवियत संघ के उस दौर के नेता से लेकर के आज के रूस के पुतिन तक ने स्पष्ट हजारों बार कह चुके हैं ये लोग, हम किसी भी देश पर आक्रमण नहीं करेंगे अगर मुझे कोई तंग नहीं करता है तो। बार बार फ्रांस हो, ब्रिटेन हो या तमाम देश जो है एक भय पैदा करने की कोशिश करता रहा है कि सोवियत संघ या रूस जो है उसका अवशेष अगर अगर हम पर हमला करे तो क्या होगा। दरअसल सोवियत संघ वह ऐसी भूमि थी, या रूस ऐसी भूमि थी, जहां के नेता लेनिन हुए थे, स्टालिन थे, और इन्होंने जिस तरह से चीजों को खड़ा किया था, वो एक बेशक खत्म हो गए वो, लेकिन उनका अवशेष स्मारक के तौर पर रूस आज भी जिंदा है, जो कि दुनिया को प्रेरणा दे रहा है किसी न किसी रूप में। इसके साथ ही एक चीज और भी है, पूंजीवादी कंट्री चाहता है कि यह जो स्मारक जैसा बना हुआ है, स्तूप जैसा, जो कि लोगों को प्रेरणा दे रहा है रूस को, यदि हम उसको भी 43 टुकड़े में बांट दें, 40 टुकड़ों में बांट दें, तो वो प्रेरणा का स्रोत भी खंड खंड हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से माओवादियों के स्मारकों को आज की सरकार जो है यहाँ पर ढा रही है, नस्तानाबूद कर रही है, ताकि यादों में भी वो चीज ना रहे। इस युद्ध को जो 1945 से शुरू हुआ था चर्चिल का, कि यूरोप को डराने की कोशिश, उसके तहत लगातार चीजें चलती रही और बाद में यूक्रेन को उस्का करके अमेरिका, ब्रिटेन, अन्य देशों ने मिलकर के रूस पर हमला करवाया, इसीलिए कि किसी तरह से रूस टूट जाए, 43 टुकड़ों में बट जाए और यह स्मारक जो लेनिन का है, स्टालिन का है, वो ध्वस्त हो जाए, ताकि प्रेरणा स्रोत खत्म हो जाए। लेकिन यह नहीं हो पाया। लगातार 4 साल के जंग के बाद भी यूक्रेन के माध्यम से जो चल रहा था अमेरिका का, रूस टिका रहा और रूस लगातार एक के बाद एक विजय हासिल करता चला गया।
ईरान युद्ध इसी का साइड इफेक्ट है। यूक्रेन को उस्का करके जिस तरह से रसिया को तंग करने की कोशिश की जा रही, तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, पुतिन ने इस परिस्थिति में मध्य एशिया में इसका लाभ उठाया और अमेरिकी भाड़े का टट्टू जो इजराइल है, उसके उसको उसने अब प्लान बनाया। दशकों से शोषित तबका जो कि गाजा में रहते थे फिलिस्तीन के निवासी, हमास को इस मौके का उनको लाभ मिला और उन्होंने इजराइल पर हमला किया। इसमें क्या आपने देखा, बहुत सारा बंधक को बना करके इजराइल ऐसे ले गए थे हमास के लोग सब। इसका युद्ध चलता रहा और इसी में बढ़ते बढ़ते चीजें जो है ईरान तक आई और ईरान इस पर सीधा हमला किया। तो हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ईरान का युद्ध जो आज चल रहा है, यह इसका जन्म जो है बोल्शेविक क्रांति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बोल्शेविकों का जो स्मारक रूस है उसको नष्ट करना अमेरिका की प्राथमिकता है, जो नहीं हो पाया उसका ये साइड इफेक्ट है जो ईरान और अमेरिका के युद्ध में आप देख पा रहे हैं। बहरहाल युद्ध चल रहा है, घमासान युद्ध चल रहा है और जिस तरह से इजराइल हो या अमेरिका हो आम नागरिक को टारगेट कर रहा है, इसके उलट ईरान किसी भी आम नागरिक को टारगेट नहीं कर रहा है, वह सिर्फ सैनिक ठिकानों पर हमला कर रहा है। लेकिन एक चीज और भी है, जितना हमला अब इजराइल या अमेरिका कर रहा है, उसी हिसाब से ईरान भी हमला कर रहा है, 3 पॉइंट हमला कर रहा है। ईरान के पीछे कौन है यह आप बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन जो मूल बात वो है कि 1979 ईस्वी के बाद जो क्रांति हुई थी IRGC की, उसने वह बेस तैयार किया था अमेरिका के जो गुंडा बाहिनी है, इजराइल का जो निसंसता है, उसके खिलाफ। बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए। और हमारे जो आज के अतिथि हैं मोहम्मद अफजल, ये इंजीनियर हैं और मध्य एशिया में लंबे दिनों तक अपना कार्यभार करते रहे हैं, काम करते रहे हैं, जिस कारण इन्हें काफी वहां के बारे में अनुभव है। और ये जो युद्ध चल रहा है इस पर कई बार हमने इनसे बात किया है और इन्होंने जो कुछ भी बताया था लगभग वो चीज करेक्ट निकला था। बाद में उस परिस्थिति ने उस चीज को साबित भी किया, स्थापित भी किया, हमास के बारे में भी और हिजबुल्लाह के बारे में भी और ईरान के बारे में भी। आज हम कुछ जानेंगे और चीजों के बारे में कि किस तरह से IRGC की स्थापना जब होती है, या आप यूं कहें 1989 की जो क्रांति होती है, इस्लामिक रेवोल्यूशन, उसके बाद ईरान में कितना बदला और कौन सी वह ताकत है जो ईरान को आज इस तरह से लड़ने के लिए मजबूत किए हुए है, वो भी उस परिस्थिति में जब ईरान पर हजारों सैंक्शंस लगा करके पूरी तरह से उनको बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण चीज और भी है, जिस तरह से वायुसेना को लोग मानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मतलब किसी भी सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, ईरान के पास वायुसेना बिल्कुल नहीं है, एक भी नहीं है। इसके बाद भी अपने मिसाइल के दम पर वायुसेना का जिस तरह से हल किया है अमेरिका के, वो भी अपने काबिल तारीफ है। इसीलिए यह भी कह सकते हैं अब हवाई युद्ध का जमाना नहीं रहा, अब वो मिसाइल युद्ध का भी जमाना बन गया है। बहरहाल हम जानते हैं कई चीजों के बारे में। अफजल जी, बहुत बहुत स्वागत भूमि में है आपका। धन्यवाद जी अफजल जी, बताइए मुझे आप। सुनने वाले श्रोताओं भाइयों को नमस्कार, आदाब। अफजल जी मुझे बताइए, 1989 ईस्वी में जब इस्लामिक क्रांति होती है, जिसके बारे में बहुत तरह की बातें निकल के सामने आती है कि वहां पर इस्लामिक धार्मिक कट्टरपंथी आ गया है, या बहुत तरीके का वहां पर पिछड़ापन है, महिलाओं की आज़ादी छीन गई है, या फिर वहां बहुत बेइंतहा गरीबी है। लेकिन जिस तरीके से वहां से खबरें निकल के आई, जैसे कि वहां की लगभग 98% महिलाएं जो है PhD है, PhD दुनिया के सबसे अधिक जो PhD ये निकलता है, पेपर निकलते हैं, वो ईरान से निकलते हैं। या फिर वहां पर जो अभी मिसाइल आप देख पा रहे हैं एक के बाद एक, या ड्रोन का जो विकास देख पा रहे हैं, जिसमें कि रशिया को भी यूक्रेन युद्ध में जब चल रहा था काफी हेल्प किया उस ड्रोन युद्ध ने। तो इतनी भारी संकट के बाद, इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद, ऐसी वो कौन सी परिस्थिति बनी जिसने कि ईरान को इतने तरीके से आज मजबूत कर दिया है पिछले 40 सालों में। बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने पूछी है, मैं इसको जानना बहुत जरूरी है कि देखिए,
जो बड़े-बड़े इस्लामिक विद्वान हैं या इस्लामिक स्टडीज़ में अगर आप आएँ, तो जो दौर गुज़र रहा है 1989 नहीं, उससे पहले से भी आप है, तो ये हमारी इस्लामिक पेशेनगोइयों में है कि यहूदी जो है, धीरे-धीरे पूरे मिडिल ईस्ट और अरब मुसलमानों के असासे को, वेल्थ को कब्ज़ा करना चाहते हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर में 1923 में या 1922 में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, चौदह चौदह हाँ, 1922-23 में जो नई क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर हुआ, जिसमें टर्की गवर्नमेंट यानी खिलाफत उस्मानिया थी मुसलमानों की, उसको डिमोलिश ही किया गया। इसलिए इसके पीछे इसराइल की बहुत बड़ी जो चाल ये थी कि टोटल वर्ल्ड का, जमीन का वेल्थ और गोल्ड और रूल्स उनको चाहिए था जो है। तो उन्होंने निफाक पैदा कर करके, डिफरेंसेस पैदा करके मुसलमानों में उस खिलाफत उस्मानिया को तोड़ दिया, और ज्यादातर उन्होंने रिलीजियसली सेंटिमेंट्स को राइज करके उसको आपस में खाना जंगी में बदल दिया गया। और उनके जो उस टाइम में जो मुसलमानों के जो जो यहूदियों के टट्टू थे, बहुत यहाँ पर कहने में थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा है और सुनने वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा। अरब खित्ते की जो तहजीब या कल्चर है, उसमें आप मुसलमान, यहूदी और क्रिश्चियनिटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं देख पाएंगे। जैसे अपने हिंदुस्तान में भी अगर आप देखिए, तो कोई भी फेस्टिवल होता है तो हिंदू मुस्लिम का मिक्स जो एक अपीयरेंस होता है इसमें, तो आप बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर दुर्गा पूजा का मान लीजिए, आप पंडाल जा रहा है, पूजा हो रही है, तो उसमें एक मुसलमानों का झुंड भी गुजरा, तो कहीं पर से ये नहीं लगा कि एक मुसलमान जा रहा है। ठीक उसी तरीके से ईद के मौके पर या बकरीद के मौके पर या मुहर्रम के मौके पर जो जुलूस निकलता है, तो उसमें हिंदू भाई लोग भी शामिल हो जाते हैं। नहीं भी शामिल होते हैं तो देखते हैं या दूर से उसका आदर सम्मान करते हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं लग सकता है कि ये धर्म जो है वो हिंदू धर्म का इसी ऐसा नहीं कर रहा। ठीक इसी तरीके से वहां भी अरब कंट्री के भी कल्चर में हमने जो रहने के दौरान पाया, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता देखने में, लाइफ स्टाइल में फर्क नहीं हुआ, लेकिन आइडियोलॉजी में फर्क रहा। आइडियोलॉजी में फर्क को इसको बड़े बड़े आलिम और स्कॉलर ने इसको पकड़ा दिया। यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ कि यहूदी जो है वो बड़ी शातिर कौम है। कुरान के हिसाब से उस कौम को फजीलत बख्शी है अल्लाह ने। इसकी जानकारी अगर आप लेना चाहेंगे तो हम लोगों को बताएंगे, सामईन जो सुन रहे हैं, कि 10 कमांडमेंट्स एक पिक्चर है, उसको देखिए, तो बहुत सारी बात वजाहत हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि मैं कितना गलत हूँ। हो सकता है वो सीनोग्राफी है, फोटोग्राफी है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो सकता है, थोड़ा सा कंसेप्ट का फर्क होता है, लेकिन एब्सोल्युटली डिफर नहीं है, एब्सोल्युटली अपोजिट नहीं है, वेरी सिमिलर टू द व्हाट द कुरान सेज अबाउट दिस। तो मैं यहाँ कहने आ रहा था कि वो धीरे धीरे वो उन्होंने पूरा अपना कदम छाप लेना चाहा। वो अरब में भी उन्होंने ऐसा किया कि आज जो आप सऊदी अरब देख रहे हैं वो सऊदी अरब थोड़ी था, वो तो नजद था खिलाफत उस्मानिया के टाइम में। इसी तरीके से उन्होंने अपने टट्टू लोगों को, अपने खुशामदी लोगों को अलग छोटा छोटा सल्तनत बना के दे दिया गया, दुबई दे दिया गया, अबू धाबी दे दिया, कुवैत दे दिया गया और सऊदी अरब दे दिया गया। सऊदी अरब थोड़ा फेमस इसलिए हुआ कि सऊदी अरब थोड़ा सा उन लोगों में से ज्यादा चालाक था, तो उसने एक अपना एक नया इस्लामिक दीन क्रिएट किया, वहाबी जो है। वहाबी कोई ऐसा ही नहीं है, वहाबी उसमें माना थोड़ा सख्ती है, हार्ड लाइन है। तो उससे करते करते वो लोग वहां पर आकर के पूरा मैंने अपने पर कब्जा करके एक यहूदी के समझिए कि कठपुतली बन गया जो है। तो आज भी जितना भी प्रोडक्ट अगर आप देखिए जो है मुस्लिम कंट्री का, इस्लाम खास के मिडिल ईस्ट, इसमें कुवैत है, सऊदी अरब है, यूएई तो खुल करके पार्टनरशिप में है इसराइल के साथ जो है। तो ये चीज देखा, तो जिसको ईरान के उलमाओं ने इस बात को समझा कि हमारे तमाम असासे, तो जब असासे या कैपिटल या आपका जो डेली डेली की जो जितनी यूटिलिटीज है, अगर आप दूसरे के पास दे देते हैं तो वो आपको हैंडल करेगा, वो ऑपरेट करेगा, आपका माइंड को चेंज करेगा। ध्यान में रखिए, जरूरियात से अगर आप मजबूर हो जाएंगे तो उसके आइडियोलॉजी पर आपको चलना होगा जो है, राइट। इसको उलमाओं ने समझा, तो बोला, तो इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, वो चीजें हमारे हाथ में आनी चाहिए। तो उस टाइम में भी आपके यहूदियों ने जो ईरान के बादशाह थे, आपके रजा शाह पहलवी जो है, वो टोटली बिल्कुल टट्टू थे। ठीक है, मॉडर्निटी टाइम किया था, मॉडर्निटी तो किया उन्होंने जो है, लेकिन मॉडर्निटी सिर्फ दिखावे का एक लिफाफा था, कलर्ड एनवेलप था जो कह लीजिए। जैसे आप गिफ्ट देते हैं, सलामी देते हैं, तो एनवेलप बड़ा रंगीन होता है, उसमें कभी 500 का 1000 रुपये ही होता है,
पूरे एनवलप से इतनी कहते ठीक उसी तरह सुना। तो समझा उलमाओं ने यही समझा, जो बड़े बड़े आलिम उसमें आयतुल्लाह खमैनी या जो इस टाइप के थे, तो उनको हटाना बहुत जरूरी समझा, और ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही जायज और बहुत ही दुरुस्त कदम था। अब रही बात जो दुनिया ने अफवाह बना रखा है कि वहां जहालत है और वो कोई नहीं देता, तो आज की तारीख में तो सब निकल आया। भाई आपने खुद ही कहा कि 95% पीएचडी लड़कियां हैं। 98 98 तो बच्चे बहुत अच्छा फिगर है जो है। अब 98 फिगर पीएचडी है, तो वो तो विद इन ए फोर्टनाइट तो नहीं हुए होंगे। एक पीएचडी करने में तो कम से कम 15-20 साल लगा होगा। तो ये कहना सरासर गलत है। वो बोलते हैं लोग भूखे मर रहे हैं, तो आज भी मार्केट में आप देख लीजिए खुलेआम जो है, वो कोई चीज ऐसी तो नहीं है कि जो है वो स्कैरसिटी हो रही है। हाँ, आपके डॉलर्स को उन्होंने बिल्कुल जीरो कर दिया है, इसीलिए उनके करेंसी का वैल्यू नहीं है। लेकिन काम जहां इतना बड़ा डेवलपमेंट उन्होंने किया, इतना आराम, इतना एमिनेशन, इतना डेयरिंग, इतना गट्स जो पैदा किया, आप क्या समझते हैं कि भूखा नंगा आदमी के साथ ऐसा हो सकता है? नहीं ना। लेकिन पर्दे के पीछे विद इन द कर्टेन, बैक टू कर्टेन जो है, वो कंप्लीट अपना डेवलपमेंट एटीट्यूड रखा और डॉलर को किनारे करके रखा। अब आप कहिए कि सोर्सेस कहां से आए उनको, देखिए तो आप, आई डू अप्रिशिएट हिम, ईरान वेरी वेल। आप मालूम है कैसे उन्होंने उसने कैपिटल कलेक्ट किया? आपको आइडिया है? बताइए। जब बंदिश दरअसल अजान हो रही 2 मिनट